नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जब व्यापार करने आए जहाज अपने पीछे एक पूरा साम्राज्य छोड़ गए। आज हम समझेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे आईं और हाँ, साथ साथ उन जरूरी पॉइंट्स पर भी फोकस करेंगे जो यूकेएसएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे सभी एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले देखेंगे वो क्रम जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। फिर जानेंगे कि यूरोपीय आखिर भारत आए ही क्यों। उसके बाद पुर्तगालियों की कहानी, कंपनियों की आपसी लड़ाई और फिर कैसे अंग्रेज सबसे आगे निकल गए। और आखिर में देखेंगे कि ये सब व्यापार से साम्राज्य तक कैसे पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जो इस टॉपिक का सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे जरूरी सवाल है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कंपनी पहले बने और कौन सी कंपनी पहले भारत आई, है ना? ये क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, पर अब नहीं होंगी। चलिए आज इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। अब जरा इस टेबल को गौर से देखिए। सारा खेल यहीं पर है। देखिए, कंपनी बनाने में तो अंग्रेज पहले थे, 1600 में ही बना ली। डचों ने 2 साल बाद 1602 में बनाई। लेकिन भारत पहुंचने में डच आगे निकल गए। वो 1605 में आ गए और अंग्रेज आए 1608 में। बस यही जो छोटी सी अदला बदली है ना, यही वो पॉइंट है जो एग्जाम में फंसाता है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। और हाँ, अगर स्थापना का क्रम याद रखने में दिक्कत हो तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। पेड कर दे फीस। मतलब पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, डेनिश और फ्रेंच। बस ये एक लाइन याद रख लीजिए, एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया कि कौन कब आया, पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन यूरोपियों को भारत आने की जरूरत ही क्यों पड़ी, वो भी इतना लंबा खतरनाक समुद्री रास्ता लेकर। क्या कोई और रास्ता नहीं था? तो देखिए, कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है साल 1453, जब ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने यूरोप और इंडिया के बीच जो हजारों साल पुराना जमीनी रास्ता था ना, उस पर ताला लगा दिया। सारा कंट्रोल आ गया अरब व्यापारियों के हाथ में। अब यूरोप को अगर भारत के मसाले चाहिए थे तो उन्हें एक नया रास्ता, एक समुद्री रास्ता खोजना ही था। तो वजह बिल्कुल साफ थी। एक तरफ यूरोप में भारत की काली मिर्च, मसालों और सूती कपड़ों की जबरदस्त डिमांड थी, और दूसरी तरफ अरब व्यापारियों की मोनोपोली को तोड़ने की जिद थी। बस इसी जुनून ने यूरोप के नाविकों को अनजान समंदरों में अपनी नाव उतारने का हौसला दिया। और इस रेस में सबसे पहले बाजी मारी पुर्तगालियों ने। उन्होंने न सिर्फ रास्ता खोजा, बल्कि हिंद महासागर पर अपना दबदबा बना लिया। वो ऐतिहासिक दिन था साल 1498 का, जब वास्को डी गामा का जहाज कालीकट के तट पर आकर रुका। ये सिर्फ एक जहाज का आना नहीं था, ये भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाली कई सदियों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। पुर्तगाल के जो पहले गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनकी सोच एकदम क्लियर थी। उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के बजाय समंदर पर कब्जा करने की सोची। उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी का सीधा सा मतलब था, हिंद महासागर पर राज करो तो भारत का सारा व्यापार तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और समंदर पर अपनी दादागिरी चलाने के लिए उन्होंने शुरू किया काटा सिस्टम। ये एक तरह का लाइसेंस या परमिट था। मतलब अगर किसी को भी इंडियन ओशन में अपना जहाज चलाना है तो पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ेगा, उनसे ये काटास खरीदना पड़ेगा। सोचिए, हालत ये थी कि मुगल बादशाह अकबर तक को अपने जहाज़ों के लिए काटास लेना पड़ता था। लेकिन भारत में पुर्तगाली पावर का असली संस्थापक माना जाता है अल्फोंसो डी अल्बुरकिर्क को। उसने अल्मेडा की पॉलिसी को बदला। उसने कहा, सिर्फ समंदर से काम नहीं चलेगा, हमें जमीन पर भी मजबूत गढ़ चाहिए। और इसी सोच के साथ 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया, जो अगले 450 सालों तक भारत में पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बना रहा। अब भाई, जब पुर्तगाली यहां से इतना पैसा कमा रहे थे तो बाकी यूरोपीय देश भला कैसे पीछे रहते? जल्द ही डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब इस रेस में कूद पड़े और भारत की जमीन इन विदेशी ताकतों के लिए एक जंग का मैदान बन गई। इस होड़ में डच आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी भी आए। सबने कोशिश की, लेकिन एक एक करके सब अंग्रेजों की कूटनीति और उनकी नेवी की ताकत के आगे हारते चले गए। 1759 में बेदारा की लड़ाई ने डचों का खेल खत्म कर दिया और कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों की हार के साथ ये तय हो गया कि अब मैदान में सिर्फ एक ही बड़ा खिलाड़ी बचेगा। और अब कहानी आती है उस कंपनी की जो आई तो थी व्यापार करने,
पर बन गई हिंदुस्तान की शासक। जी हां, बात हो रही है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेजों का तरीका बहुत ही स्टेप बाय स्टेप था। पहले व्यापार के नाम पर जगह जगह अपनी फैक्ट्रियां खोलो, फिर धीरे धीरे उन फैक्ट्रियों की किलेबंदी करो और फिर सही मौका देखकर लड़ाइयों के जरिए जमीन पर कब्जा कर लो। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, व्यापार से सत्ता तक पहुंचने की। और इस पूरी कहानी में दो लड़ाइयां सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुईं। पहली 1757 की प्लासी की लड़ाई और दूसरी 1764 की बक्सर की लड़ाई। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये वो ताले की चाबियां थीं जिनसे अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य का दरवाजा खुल गया। इन दो जीतों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की असली शासक बन बैठी। तो ठीक है, इस पूरे दौर को, इस संघर्ष को समझने के बाद आखिर इससे मिला क्या, भारत पर इसका क्या असर हुआ? चलिए कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ समेट लेते हैं। तो एग्जाम के लिए ये बातें एकदम याद रखनी है। पहली, भारत का व्यापार जमीन से शिफ्ट होकर पूरी तरह समंदर पर निर्भर हो गया। दूसरी, व्यापार के इस बेहिसाब मुनाफे ने भारत को जंग का अखाड़ा बना दिया। तीसरी, आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको पछाड़कर अपना दबदबा कायम किया। और हां, एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि आज हम जो आलू, टमाटर और तंबाकू इस्तेमाल करते हैं ना, वो पुर्तगालियों की ही देन है। कुल मिलाकर यही वो दौर था जब भारत मध्यकाल से निकलकर आधुनिक इतिहास में दाखिल हो रहा था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए जरा, एक कंपनी जो आई तो थी सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने, आखिर वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि उसने पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया? कैसे? यही वो सवाल है जो हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अगले और शायद सबसे अहम चैप्टर की तरफ ले जाता है।